सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करते समय हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। अगर हमें पहले से ही उन मिस्टेक्स के बारे में पता चल जाएगा, तो टाइम और पैसे दोनों बचेंगे। मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसे 5 मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली लोग करते हैं और जिसकी वजह से उनका वीज़ा भी रिजेक्ट होता है, उनका पैसा भी बर्बाद होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फैमिली विजिट वीज़ा का जब एप्लीकेशन आप प्रोसेस करते हैं, तो ऐसे कौन से 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, वो आपको मैं बताऊँगा। इस वीडियो में 3 चीज़ें देखेंगे। पहला, हाउ टू चेक ऑनलाइन कि भाई कैसे हम ऑनलाइन चेक करें कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। दूसरा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको मैं दिखाऊँगा फैमिली विजिट वीज़ा का। और आखिर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉमन मिस्टेक्स 5 जो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे हाउ टू चेक जो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये इसीलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी है, चाहे कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है, कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है, वो आउटडेटेड हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। लेकिन जब अगर आप सीधा-सीधा सोर्स से ही वेबसाइट से जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ से चेक करते रहेंगे तो आपको अपडेटेड वाला पता चलेगा। कई लोग गाली देते हैं कि भाई आपकी वीडियोज़ में ऐसे बताया था लेकिन अभी वो ऐसा है। तो यही कारण है, जो वीडियोज़ होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेट में पब्लिश होता है, उसको घुस के अंदर तो अपडेट किया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आप अगर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानना है तो सीधा जाके कहाँ, सोर्स वाले वेबसाइट जहाँ पे वो लिखा हुआ रहता है, अपडेट होता है, वहाँ से आप देखिएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैसे चेक करें। जल्दी से बताऊँगा 1 मिनट में कैसे आप चेक कर सकते हैं। और आज जो मैं आपको ये लिंक बता रहा हूँ अप्रैल 2026 का। और हाँ, उससे पहले एक और वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पब्लिश करा था रेसिडेंट वीज़ा और विजिट वीज़ा का कंपैरिजन वाला, वो ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाया वो 25 मिनट का लगभग वीडियो है। एक बार आप देख लेंगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा कि भाई मैं ये वाला वीज़ा लूँ या वो वाला वीज़ा लूँ। उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए सऊदी का कोई भी वीज़ा का आप पहले जाइए वीएफएस तहसील के वेबसाइट में। वहाँ पे आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगा, उस पे आप क्लिक कीजिएगा, वही एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाइए, इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको लिखना है इंडिया इंग्लिश। अगर आपके जो वीज़ा एप्लीकेशन है इंडिया से प्रोसेस हो रहा है तो इंडिया इंग्लिश लिखिए। अगर ये पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान लीजिए। अगर आपका दुबई से हो रहा है तो दुबई लिखिए, या फिर बहरीन मनापा से हो रहा है, जो भी कंट्री से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है वो लिखिएगा यहाँ पे। अगर आपका इंडिया से हो रहा है तो इंडिया इंग्लिश लिखिएगा। दूसरा, यहाँ पे जो हाउ टू अप्लाई है उस पे आप क्लिक कीजिए तो आपको ड्रॉप डाउन बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में क्लिक कीजिएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्लिक करेंगे तो कुछ एक प्री रिक्विजिट फील्ड आपको वर्क करना पड़ेगा। वीएफएस का नाम सेलेक्ट करना है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। आप कोई सा भी वीएफएस का नाम सेलेक्ट लीजिए, दिल्ली, मुंबई, कोई भी। यहाँ पे सऊदी मिशन आपका आ जाएगा। नेशनलिटी आप सेलेक्ट कीजिएगा अपना। वीज़ा टाइप कौन सा है वो सेलेक्ट कीजिए। अभी जैसे कि मैं फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप फैमिली विजिट वीज़ा सेलेक्ट कीजिएगा। नंबर ऑफ एंट्री सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ पे गेट डिटेल में क्लिक कर दीजिए। देखिए, न्यू दिल्ली, दिल्ली, इंडिया, फैमिली विजिट वीज़ा। और ये दोनों चीज़ ब्लैंक इसलिए भी है क्योंकि फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो अब सिंगल एंट्री होता है और वो 30 डेज का होता है, जो कि एम्बेसी डिसाइड करता है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है। गेट डिटेल में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ये अपडेटेड लिस्ट है, यही आपको फॉलो करना है। मैं अगर बोलता हूँ या कोई बोलता है कि भाई आज के डेट में ये डॉक्यूमेंट्स है, यही फॉलो कीजिए, और आप 1 साल बाद मेरा आज का वीडियो देखते हैं तो गलती हो सकता है वो। इसलिए आप सीधा-सीधा कहाँ से देखेंगे, ये वेबसाइट से देखेंगे। कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट है एक बार आप पढ़ लीजिए, सिंपल तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा आपका। जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो 2 तरीके से उसको बाँट लीजिए। एक स्पॉन्सर का डॉक्यूमेंट होगा, दूसरा एप्लीकेंट का डॉक्यूमेंट होगा। स्पॉन्सर का जो डॉक्यूमेंट है वो होगा उसका इकामा कॉपी, इन्विटेशन हो गया, पासपोर्ट का कॉपी हो गया, ये उसका डॉक्यूमेंट हो गया। बाकी जो एप्लीकेंट का डॉक्यूमेंट है उसका वो पासपोर्ट हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, रिलेशनशिप प्रूफ हो गया, बस इतना ही है ना? पेमेंट हो गया। ये सारी डिटेल्स हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। ओके? तो अब बात करते हैं कुछ सर्विसेज के बारे में जो मैं भी प्रोवाइड करता हूँ। मैं गल्फ सर्विसेज को से एसोसिएट करता हूँ, जिसमें कुछ सर्विसेज है जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उसके गूगल रिव्यूज भी हैं, आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें अपोस्टाइल, अटेस्टेशन, वीज़ा इन्विटेशन, अगर आपको वीज़ा इन्विटेशन करवाना है विदाउट चैम्बर, वीएफएस का अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको करके दिया जा सकता है। उसके लिए आप ये इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।
जब व्हाट्सअप करेंगे तो सारा डिटेल एक ही मैसेज में लिख के भेजिएगा, 10 मैसेज मत कीजिएगा। एक मैसेज में जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी सवाल है, एक ही मैसेज में लिख के छोड़ दीजिएगा, आपको विदिन 24 आवर्स जवाब मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स के। जो 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं वो हर कोई, मोस्ट ऑफ द पीपल जो एप्लीकेंट है वो करते हैं, जिनमें से जो सबसे पहला जो मिस्टेक है वो ये कि इशुएंस ऑफ वीजा इनविटेशन विदाउट कंप्लीट डॉक्यूमेंट। आपको पता है कि वीजा इनविटेशन का वैलिडिटी होता है, कितना दिन होता है? 30 दिन का। हमने वीजा इनविटेशन तो अप्लाई कर दिया, लेकिन हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर है भी तो उसका अटेस्टेशन या अपोस्टाइल नहीं है, तो फिर हम जाते हैं भाग के अपोस्टाइल करवाने के लिए। अपोस्टाइल करवाए डिले हो जाता है, अटेस्टेशन डिले हो जाता है, तो फिर आपका वो इन्विटेशन वीएफएस में एक्सेप्ट नहीं होता है। जब एक्सेप्ट नहीं होता है तो वो इन्विटेशन का ही क्या फायदा। तो इसीलिए पहले डॉक्यूमेंटेशन कीजिए कंप्लीट, इसके बाद जाके इन्विटेशन लीजिए। ओके, तो ये पहला मिस्टेक से जो लोग करते हैं। दूसरा मिस्टेक ये है, बहुत सारे ऐसे पासपोर्ट्स हैं जिनमें बस गिवन नेम ही दिया हुआ है, सर नेम नहीं दिया हुआ। ये एक पासपोर्ट है, घबराइए नहीं, ये फेक पासपोर्ट है, ये फोटो भी फेक है, सारे डिटेल्स फेक हैं। ओके, मैंने किसी का कॉपी नहीं किया, ये फोटो कहीं से है और इसका ये भी फोटो जो भी है। बाकी ये देखिए, ये गिवन नेम है नैन्सी, जो गिवन नेम है, और यहाँ पे सरनेम ब्लैंक है। ऐसे भी बहुत सारे पासपोर्ट्स होंगे, अगर आपके भी ऐसे पासपोर्ट्स हैं तो कई लोग क्या करते हैं कि आपका पासपोर्ट का डिटेल आपको यहाँ पे जब वीज़ा इनविटेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे एंटर करना पड़ता है। फिर जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं तो जो वीज़ा इनविटेशन में जो नाम लिखा हुआ था तो वो अपॉइंटमेंट में लिखना पड़ता है। अगर आपका यहाँ पे बस गिवन नेम ही है, सरनेम नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे वो मैटर करता है, उसको पता होना जरूरी है। और जरूरी ये भी नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, फादर नेम, ग्रैंडफादर नेम, फैमिली नेम, तो सब कुछ लिख दे। नहीं, जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। यहाँ पे आपके पासपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? नैन्सी, तो आप लिखेंगे यहाँ फर्स्ट नेम में नैन्सी। फैमिली नेम में, ग्रैंडफादर नेम में, फादर नेम में जरूरी नहीं है कुछ लिखना। अगर आप तभी भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे फैमिली नेम में हस्बैंड का नाम पूरा पूरा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने का जरूरी नहीं है क्योंकि मैंडेटरी फील्ड नहीं है। ओके, जब आपका एक बार इन्विटेशन आ गया तो यहाँ पे आपको वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसमें भी आपको नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे नैन्सी है तो आपने यहाँ पे नैन्सी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे फैमिली नेम मैंडेटरी है, तो क्या लिखेंगे आप? उस जो एप्लीकेंट है, मान लो ये नैन्सी का जो हस्बैंड है, अगर शादीशुदा है तो उसका हस्बैंड का पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे, पूरा नाम। ओके, गिवन नेम और सरनेम हस्बैंड का लिखेंगे। अगर इसका अनमेरिड है ये, तो इसका पिताजी का नाम यहाँ पे पूरा पूरा लिखेंगे। ठीक हो गया? तो इस तरह से लिखना है। कई लोग गलती करते हैं, यहाँ पे ग्रैंडफादर का नाम भी लिख देते हैं, मतलब बसर मचा देते हैं। तो जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है वही डेटा आपको लिखना है। तो ये दूसरा मिस्टेक। तीसरा मिस्टेक होता है रिलेशनशिप प्रूफ का। अब विजिट वीजा में आप बहुत सारे लोगों को बुला सकते हैं, अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कौन कौन से हो गए? मान लो आपके मम्मी पापा हो गए, आपके इन लॉज हो गए, आपके ब्रदर हो गए, ब्रदर का जो वाइफ है वो हो गए, या फिर सिस्टर हो गए, सिस्टर का जो हस्बैंड है वो हो गए, सिस्टर का जो बच्चे हैं, नीस हैं, वो हो गए। इस तरह से जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनको आप बुला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप प्रूफ देना होता है, रिलेशनशिप प्रूफ देना होता है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, रिलेटिव्स अदर देन स्पाउस, ये सारी चीजें हैं। तो रिलेशनशिप प्रूफ देना पड़ता है आपको। तो वो रिलेशनशिप प्रूफ में आप लोग गलती करते हैं। पहली बात, नाम अगर नहीं है पासपोर्ट में, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये साबित करता हो कि स्पॉन्सर और जो एप्लीकेंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो फिर वीएफएस वाले एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी करेंगे तो एम्बेसी वाले रिजेक्ट कर देंगे। तो आप ये इंश्योर कीजिएगा कि जब भी आप अपना वीजा एप्लीकेशन सबमिट करें तो उसके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप प्रूफ का डॉक्यूमेंट्स दें। ये था तीसरा मिस्टेक। और चौथा मिस्टेक ये है नेम स्पेलिंग मिसमैच। अब कई बार हम लोग अपने दिल को संतुष्टि करने के लिए ये बोलते हैं कि भाई इसमें एक अल्फाबेट ही मिस है, इसमें एक आई ही मिस है, तो इसमें ए ही मिस है, क्या वो एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। एक अल्फाबेट पूरा नाम को अलग बनाता है, तो इसीलिए आप अपने आप को कन्विंस मत कीजिए कि भाई इसमें एक ही अल्फाबेट कम है। कई बार बीएफएस वाले ओवरलुक करते हैं, वीजा इशू भी हो जाता है, लेकिन ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपका एक भी अगर नेम में अल्फाबेट आगे पीछे है, जैसे कि पिताजी के नाम में अगर एक अल्फाबेट कम है, स्पॉन्सर के पासपोर्ट में जो पिताजी का नाम लिखा हुआ है उसमें एक अल्फाबेट ज़्यादा है, तो वो गलत है, वो नाम गलत है, उसको सुधार करवा के ही सबमिट कीजिएगा, नहीं तो कई बार वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। ओके, पांचवा मिस्टेक,
बहुत सारे लोग यही करते हैं ये कि पांचवा मिस्टेक जो है मिशन का। इंडिया का बात कर रहा हूं मैं। इंडिया में 2 मिशन है, एक है न्यू दिल्ली में, दूसरा है मुंबई में। आपको मिशन चूज करना पड़ता है कब? जब आप वीजा इनविटेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता है मिशन क्या होता है, वो मुंबई कर देते हैं, दिल्ली कर देते हैं। लेकिन मिशन का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप अ, चंडीगढ़ में रहते हैं, तो आप दिल्ली मिशन चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली मिशन के अंदर में जितने वीएफएस आते हैं उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। क्यों आप दिल्ली मिशन चूज करेंगे? क्योंकि आपके घर के नजदीक में जो वीएफएस है वही आप वहीं जाना चाहेंगे। आप दिल्ली मिशन चूज करने के लिए करके आप बैंगलोर में तो जाएंगे नहीं। ओके, तो आप जब भी मिशन चूज करेंगे तो उस हिसाब से चूज कीजिएगा कि आपके घर के सबसे नजदीक वीएफएस कौन सा है। अगर मान लीजिए आपके घर के नजदीक वीएफएस है हैदराबाद, तो आप हैदराबाद मुंबई मिशन चूज करेंगे, क्योंकि मुंबई मिशन के अंदर हैदराबाद आता है। उसी तरह से मान लीजिए आपका घर अगर कोलकाता है तो आप दिल्ली मिशन चूज करेंगे। कई लोग क्या करता है कि मुंबई मिशन चूज कर लिया, अब फिर बाद में दिल्ली मिशन वाले वीएफएस में जाते हैं तो वहाँ पे उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता है। उसके लिए फिर लाउंज का अपॉइंटमेंट लेते हैं। वो सारे फालतू के टेंशन और खर्चा होता है। तो ये 5 मिस्टेक्स हैं, अगर आप इनको अवॉइड करेंगे तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होगा। अ, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कंट्रीब्यूशन हुआ है तो आप इस क्यूआर में पे कर सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड डे।